प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के इगास पर्व पर लोगों को दी शुभकामनाएं। सांसद अनिल बलूनी के घर त्योहार में हुए शामिल। कहा, हम विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हैं प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग थे आरक्षण के घोर विरोधी। पीएम ने कहा, प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए दीवार है परिवारवादी पार्टियां। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि। 10 नवंबर तक ग्रॉस कलेक्शन 21% बढ़कर हुआ 15 लाख करोड़ रुपए। संसदीय चुनाव में जीत के बाद डॉक्टर नवीन राम गुलाम होंगे मॉरिशस के अगले प्रधानमंत्री। निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने स्वीकार की पराजय। पीएम मोदी की डॉक्टर नवीन राम गुलाम को शुभकामनाएं। भारत यात्रा के लिए किया आमंत्रित। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद के दौरान कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस की ओर से अखबार में दिए गए एक पुराने विज्ञापन का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घोर आरक्षण विरोधी बताया। पीएम ने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में SC, ST, OBC को भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विज्ञापन उस समय का है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। वहीं विज्ञापन मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। ये उनकी एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। कांग्रेस के आरक्षण विरोधी इतिहास पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि वो आरक्षण हटा देंगे। नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दी थी। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर OBC आरक्षण में देरी की। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया और 1990 में लोकसभा में OBC आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 प्रयास किए। इसे OBC कोटे से अलग कर दिया गया और इस तरह OBC को उनके उचित अधिकार से वंचित कर दिया गया। कांग्रेस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के कदम उठाए थे।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में ओबीसी श्रेणी के तहत कुछ मुस्लिम समुदायों को आरक्षण प्रदान किया। जामिया मिलिया और एएमयू जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। 93 में संवैधानिक संशोधन के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। पीएम मोदी ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं। वहीं भाजपा समेत साधु और संत समाज मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पहनने वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा सनातन को चोट पहुंचाने से जुड़े बयान देने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। मुसलमान राजनीति में आता है दाढ़ी रख करके तो इनको आपत्ति नहीं होती, और कोई आता है तो उनको आपत्ति नहीं होती। कितने सारे संतों को स्वयं राजनीति में लेकर के आए और उनका लाभ उठाया, और आज यदि भाजपा में सन्यासी, साधु, संत यदि राजनीति करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ संत समाज ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। आपके नाम में खड़गे लगा है तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें जोगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है, तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा में सीएम योगी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था और कहा था कि कई नेता साधुओं के भेष में रहते हैं और अब वो राजनेता बन गए हैं और कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। खड़गे ने कहा था कि वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो राजनीति से बाहर चले जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा सीएम योगी पर विवादित बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दलों के साथ साथ साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका साफ कहना है कि साधु संतों और सनातन पर
कोई भी प्रहार नहीं सहा जाएगा। हमेशा ही कांग्रेस सनातन पर वार करती आई है। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। पहले चरण में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैलियां और जनसंपर्क के माध्यम से 24 का जनादेश मांगा। उधर दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी शुरू हो गई। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में तूफानी दौरा किया ताकि पहले चरण का चुनावी रण अपने पाले में किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाईबासा, गढ़वा, गुमला और बोकारो में जहां 4 चुनावी जनसभाएं हुई, वहीं रांची में उन्होंने रोड शो भी किया। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाला और चुनावी सभाओं के जरिए एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के साथ ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी प्रचार में खूब पसीना बहाया। एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी की ओर से सुदेश महतो ने भी जमकर प्रचार किया। उधर 24 की जंग को जीतने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास किया। साथ ही झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी रैलियों और रोड शो के जरिए अपना दम दिखाया और इंडी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। राजद की ओर से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य स्टार प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाली। साथ ही वाम दल और जेएलकेएम जैसी पार्टियों के नेताओं और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी प्रचार वार में हिस्सा लिया। अब बारी वोटरों की है, जब वो घरों से निकलेंगे और अपनी पसंद नापसंद का इजहार करेंगे। इधर निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। स्पेशली हेलीकॉप्टरिंग कहाँ पर हो रही है, वो 5 जिला पर हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर रहता है। उसमें आपका वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में दुर्गम इलाकों के लिए चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो मंगलवार को भी जारी रहेगा। दूर दराज के मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग भी हुई। इस दौरान कर्मियों में खासा उत्साह देखा गया। इलेक्शन बहुत बार किए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पहली बार हमको मौका मिला। मैं बहुत बार चुनाव करा चुका हूं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में जाने का पहला मौका है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। धुआंधार प्रचार और लोक लुभावन वायदों के साथ पार्टियां अब जनता के जनादेश के इंतजार में हैं, जिसका पटाक्षेप 23 नवंबर की मतगणना के साथ होगा। झारखंड में पहले चरण के चुनावी महासंग्राम में प्रचार वार की बहार दिखी। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय मुद्दे छाए रहे। दावों, वायदे और आरोप प्रत्यारोप की बौछार रही। जनता ने सबको देखा और सुना और अब 13 नवंबर को उनके मन में क्या है यह ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। रांची से डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया, तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भाजपा पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमवीए के बजाय जनता को महायुति पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता के दौरान महाविकास आघाड़ी और शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाविनाश आघाड़ी के वादों पर जनता को विश्वास नहीं रहा, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हैं। ये जो इलाका है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। 5 बार लगातार इन्होंने मुझे चुनकर दिया है। मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ और इनका प्रेम पहले से भी ज़्यादा मुझे आज दिखाई पड़ता है। अगर रिजर्वेशन खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी और महाविनाश आघाड़ी से खतरे में। और राहुल गांधी जी ने तो अपने खुद के वक्तव्य में, जिसको नाना पाटोले जी ने समर्थन दिया था,
अपने दिल की बात सामने बता चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है। कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति और गरीब हुआ है, गरीब की संख्या बढ़ी है, क्योंकि गरीब को कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनको लाभ देने में कांग्रेस ने कहीं न कहीं उनका शोषण किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने निर्णय किए हैं, गरीब के हित में निर्णय किए हैं। इस बीच एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया कि महायुति को 175 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आई। 175 से ज्यादा सीटें महायुति को मिलेगी और बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। Very sad. In Maharashtra, we are a united force. This is Chhatrapati Shivaji's Maharashtra, Shahu Phule Ambedkar's Maharashtra. This divisive politics will be rejected by Maharashtra. इस दौरान कांग्रेस को पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी के 23 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो 2051 तक शहर में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 54% रह जाएगी। किरीट सोमैया ने कहा कि मेरे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहर में हिंदू आबादी घट जाएगी। 1947 के पहले जो मुस्लिम लीग की मांगे थी ना, वही उलेमा बोर्ड की मांगे है। उस समय मुस्लिम लीग जो करती थी वो अभी राहुल गांधी की कांग्रेस, उद्धव ठाकरे भी अभी उसमें आधी टोपी पहन के जुड़ गए हैं। मुद्दा यह है कि जो TISS का रिपोर्ट आया कि इसी प्रकार से चलता रहा तो मुंबई में हिंदू की आबादी 54% रह जाएगी। फिर एक बार ये नई मुस्लिम लीग बंटवारे की मांग करेगी। अभी देख रहे हैं ना, मुंबई में धारावी की मस्जिद इल्लीगल कोर्ट ने कहा तो 10,000 लोग एक रात में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने इकट्ठा कर दिए। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हम एक भी मस्जिद तोड़ेंगे नहीं, उनको मान्यता देंगे। तो ये तो लव जिहाद, लेन जिहाद और वोट जिहाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी समूह अल-कायदा की साजिश को रोकने के लिए कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की जांच की और देश भर में कई स्थानों पर एक साथ व्यापक तलाशी ली। NIA ने अल-कायदा की गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें आर्थिक सहायता करने के संबंध में 9 स्थानों पर सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम राज्यों में की गई। NIA की जांच में सामने आया है कि जिन संदिग्धों के स्थानों पर छापेमारी की गई वो अल-कायदा नेटवर्क के समर्थक हैं। तलाशी के दौरान बैंकिंग लेन देन, मोबाइल फ़ोन सहित डिजिटल डिवाइस और आतंकी फंडिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य साक्ष्यों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। साजिश का उद्देश्य अल-कायदा की आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार करना और भारत में भोले भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं और भाजपा पर अक्सर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते हैं। वो राज्यों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है,
संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और कुल 8 विषयों को लेकर शिकायतें की। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि पार्टी ने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटने की शिकायत तो की ही है, साथ ही भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। शशिकांत सेंथिल ने उड़ीसा के राज्यपाल की जमशेदपुर में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चुनाव आयोग को शिकायत की है। Complaint had come from Jharkhand, from Jamshedpur, about the involvement of the governor in politicking activities. The commission has promised us to take cognizance of the matter, and they have also instructed the CEO to immediately do an inquiry and submit a report. This also is a repeated complaint from our candidate. A previous complaint had already been 23rd. A previous complaint of the same nature was given by the candidate, and also today again the complaint has been repeated. The commission has taken serious note of this also. उत्तराखंड के पारंपरिक इगास लोक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तराखंड का ये लोक पर्व मनाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही गौ पूजन और तुलसी पूजन कर इगास की ज्योति प्रज्वलित की। तो पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को मनाने के लिए सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचे। लोक पर्व इगास में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों सहित सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आज मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहाँ इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। वहीं उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, हम विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे इस बात पर संतोष है कि लगभग लुप्त प्राय हो चुका लोक संस्कृति से जुड़ा इगास पर्व एक बार फिर से उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों की आस्था का केंद्र बन रहा है। वहीं एक और पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि उत्तराखंड के मेरे भाई बहनों ने इगास की परंपरा को जिस प्रकार जीवंत किया है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। देश भर में इस पावन पर्व को जिस बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि देवभूमि की ये विरासत और फलेगी फूलेगी।
अगली खबर की ओर चलते हैं। सिकंदराबाद के तिरुमलागिरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय एकता पर्व कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका के महत्व पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने भारत की समृद्ध विविधता और रचनात्मक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के पीएम मोदी के विजन पर अमल करने के लिए स्कूलों की भी प्रशंसा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में 9 विभिन्न क्षेत्रों से AIIB के निदेशक मंडल के 11 अधिकारी, AIIB प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने AIIB बोर्ड के साथ भारत के मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा की। सीतारमण ने कहा कि AIIB को जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने निवेश को व्यापक बनाना चाहिए और भारत के अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए समर्थन देना चाहिए। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो 10 नवंबर 2024 तक ग्रॉस कलेक्शन में 21% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ साथ रिफंड की भी बात करें तो रिफंड में भी 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। खासतौर से नेट कलेक्शन को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अभी तक इसमें 15% से अधिक की वृद्धि इस चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नेट कलेक्शन बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के चयन को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने 2023-24 में कुल 1,41,487 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 2023-2024 में केंद्र सरकार के अधिकांश ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद के उम्मीदवारों का ये चयन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना रहा है। वहीं 2023-2024 में पिछले 10 वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इन चयनित पदों में CAPF में लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के लिए पंजीकृत 2,57,00,000 उम्मीदवारों में से किया गया था। इस दौरान सबसे अधिक चयन 46,554 CAPF में कांस्टेबल पद के लिए हुआ। वहीं 2014-2015 में 58,066 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, जबकि 2022-2023 में SSC ने 73,721 उम्मीदवारों का चयन किया था। इस बीच UPSC ने 2022-2023 में 15 परीक्षाएं आयोजित की, जिनमें 33.51 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। इस दौरान UPSC ने 4,195 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। वहीं SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 1,697 पदों में से UPSC ने 1,409 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बात से पता चलता है कि देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में EPFO में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022-2023 में 6.85 करोड़ थी। साथ ही इस दौरान योगदान करने वाली संस्थाओं की संख्या 6.6% बढ़कर 7.66 लाख हो गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और व्यापारों की संख्या बढ़ रही है,
जो कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराती है। ईपीएफओ की बकाया राशि की वसूली में भी 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 3,390 करोड़ रुपए की तुलना में 5,268 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए दावों की संख्या में भी 7.8% बढ़कर 4.12 करोड़ से बढ़कर 4.45 करोड़ हो गई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो अक्टूबर में 21.69% बढ़कर 41,887 करोड़ रुपए हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के मुताबिक ये बढ़त सभी इक्विटी फंड कैटेगरी में हुई है। वहीं एसआईपी इनफ्लो अक्टूबर में ऑल टाइम हाई 25,322 करोड़ रुपए रहा है। सितंबर में ये आंकड़ा 24,509 करोड़ रुपए पर था। ये पहला मौका है जब एसआईपी निवेश 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। अक्टूबर 2024 में एसआईपी खातों की संख्या अब तक की सबसे अधिक 10.12 करोड़ थी, जबकि सितंबर में ये 9.88 करोड़ थी। पिछले महीने 24 लाख से अधिक एसआईपी खाते जुड़े। डेटा के मुताबिक बीते महीने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरी में मजबूत निवेश देखने को मिला है। अक्टूबर में शॉर्ट ड्यूरेशन लिक्विड फंड कैटेगरी में सबसे अधिक 83,863 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसके बाद ओवरनाइट फंड्स में 25,783 करोड़ रुपए और मनी मार्केट फंड में 25,303 करोड़ रुपए का निवेश आया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार होने के बाद देश भर में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में इसे लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। योजना में बुजुर्गों को शामिल किए जाने के एक सप्ताह के भीतर ही 2,16,000 से अधिक नए लाभार्थी इससे जुड़ गए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है, जिससे बुजुर्गों को चिकित्सा खर्चों के लिए बड़ा सहारा मिला है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक इस विस्तार के बाद सबसे अधिक नए लाभार्थी केरल से जुड़े हैं, जहां 73,193 बुजुर्गों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 45,305, उत्तर प्रदेश में 44,547, कर्नाटक में 11,613 और हरियाणा में 11,610 बुजुर्ग इस योजना का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस योजना का दायरा बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद बुजुर्गों में इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार तकनीक का प्रयोग प्रमुखता से कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने पेंशनभोगी बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण 3.0 का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। देश भर में डीएलसी अभियान 1 से 30 नवंबर तक देश के 800 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के तहत बुजुर्गों के डिजिटल समावेशन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। पेंशनभोगी बुजुर्ग अब एक क्लिक पर घर से ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया आसान बनाने के लिए पेंशनभोगी कल्याण विभाग, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें डाक विभाग घर जाकर पेंशनभोगी बुजुर्गों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहा है। इस अभियान को छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के सभी डाकघरों में भी शुरू किया गया है, जिसका फायदा वहां के पेंशनभोगियों को मिलने भी लगा है। भारतीय डाक विभाग के जितने भी डाकघर हैं, सभी डाकघरों के द्वारा ये सेवा डीएलसी की सेवा दी जा रही है। इसका शुल्क 70 रुपया प्रति व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में आप घर पहुंच सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य सभी बुजुर्गों के लिए डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र को आसान और सुलभ बनाना है। दुर्ग संभाग के शहरी और ग्रामीण बुजुर्ग डाकघरों में जाकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पेंशनभोगी बुजुर्गों ने डाकघर द्वारा आसानी से मिल रही सुविधा के लिए सरकार की सराहना की है। यहाँ की पोस्ट ऑफिस की सेवा भी जो शुरू हुई है डिजिटल की, ये मेरे को पहले के मुकाबले चॉइस सेंटर में जाने के मुकाबले ये बहुत आरामदायक लगी और काम ईमानदारी से हो रहा है। यहाँ की सुविधाओं
से बहुत आनंद मिला, क्योंकि यहाँ पर घर बैठे सुविधा मिल रही है। ये अचूक सेवा है जो सभी वृद्धजन इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेंशन भोगियों को पेंशन वितरण प्राधिकरणों के पास जाना पड़ता था, जो कि बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण था। यह पहल बुजुर्गों तक जीवन प्रमाण पत्र की पहुंच को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका तो निभाएगी ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत बुजुर्गों का सशक्तिकरण करने में मील का पत्थर भी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में एक अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में विभाग के अधिकारी दिलीप साहू ने मालीगांव की SBI शाखा में पेंशनभोगियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में लोगों को बताया। DLC द्वारा पेंशन धारकों को बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलती है। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर वेलफेयर के ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, उस चीज़ को काफ़ी प्रचार प्रसार दे रहे हैं कि आगे से सभी लोग ये 2 ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से खुद ही प्रमाण पत्र जनरेट करके सबमिट कर दें। उनको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल 2 मिनट का काम है और बड़ा ही सुविधाजनक है। इसमें एक जीवन प्रमाण ऐप है, आपके जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और दूसरा आधार फेस ID। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मणिपुर के जिरीबाम इलाके में CRPF के साथ मुठभेड़ में 10 सशस्त्र उग्रवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में CRPF का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोलीबारी बंद होने के बाद इलाके की तलाशी ली गई और हथियार और गोला बारूद के साथ उग्रवादी के शव बरामद किए गए। मामले में एक आपराधिक केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों में सशस्त्र आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान जारी है। असम राइफल्स, CRPF और सिविल पुलिस की टीमों को वहां भेजा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी हरिद्वार में आयोजित गंगा द्वीप महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना एवं गंगा आरती में सम्मिलित होकर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं तरक्की की कामना की। कार्यक्रम के दौरान भव्य ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर पल राज्य के विकास को समर्पित कर रही है। कश्मीर घाटी के कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप, गुरेज, पीर पंजाल रेंज, पीर की गली, सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित लद्दाख के जोजिला दर्रे में भी बर्फबारी हुई है। ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बार भी भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जिनसे खास बातचीत की DD न्यूज़ ने। G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो शहर में होने जा रहा है और इस बार भी पिछले साल की तरह जो G20 के शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत DD न्यूज़ में। इस बार पिछले साल इंडिया ने छोड़ा था जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, उन तमाम इशूज़ को अब ब्राज़ील किस तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है हम सबके आगे वो है ग्रोथ की, क्योंकि अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केवल 12% अभी तक अचीव हुए हैं और 2030 तक उनको पूरा अचीव करना है। इसलिए ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन पर फोकस हो पाएगा। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव किए जाए। पर जो ब्राज़ील की फ़िलॉसफी है, जो उस पर वो फोकस कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्रपति लूला का
वो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जिसमें हम भी सदस्य बने हैं और बाकी G20 सदस्य भी बने हैं। पर हंगर और पॉवर्टी को अगर हटाना है दुनिया से, तब ये आवश्यक है कि ग्रोथ भी बढ़े। पिछली बार पीएम मोदी के लीडरशिप में ही G20 में ही अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 में, और इस बार वो फुल फ्लेज्ड एज अ मेंबर वो वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जो एक वॉइस है ग्लोबल साउथ की वॉइस, उसमें हम जानते हैं कि इंडिया है, ब्राज़ील है, अफ्रीकन यूनियन के तमाम 55 कंट्रीज़ हैं। तो ये एक जो एक फोरम है G20 का, जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन भी अब शामिल हो गया, ये किस तरह से उनकी वॉइसेस को और भी मजबूती प्रदान करेगा? तो हम जो काम करेंगे, भारत जो काम करेगा, सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। हम ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, मेक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो, और सारे देशों को मिलाकर हम काम करते हैं। और इसीलिए ये कंसेंसस बनाने में एक पिछली बार हम लोग कर पाए पूरी कंसेंसस, और वही पूरी कोशिश रहेगी इस बार भी। और ब्राज़ील की हम मदद करेंगे सारे इमर्जिंग मार्केट्स के साथ मिलके, ग्लोबल साउथ के साथ मिलके। और इंडिया, भारत हमेशा एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निर्देश है। तो ये थे G20 के शेरपा अमिताभ कांत, जिनका कि साफ तौर पे कहना है कि जिन बातों को भारत ने आगे बढ़ाया था, उन्हीं बातों को G20 जो कि ब्राज़ील में होने जा रहा है, उसको और भी मजबूती प्रदान किया जाएगा। और ग्लोबल साउथ की वॉइस, चूंकि अफ्रीकन यूनियन भी इस बार एक फुल फ्लेज मेंबर की तरह शामिल होने जा रहा है, तो उनकी वॉइसेस को भी लगातार भारत आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। कनाडा में खालिस्तानियों के हंगामे के बाद वहां की पुलिस अब अपने रुख में बदलाव लाती दिख रही है। वहां की पुलिस, जो अब तक खालिस्तानी लोगों का साथ देती दिख रही है, वो अब उनकी गिरफ्तारी भी कर रही है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ अतुल अनेजा के मुताबिक प्रधानमंत्री ट्रूडो के मंत्रिमंडल में लोग नाखुश हैं और उनकी लोकप्रियता भी गिर रही है। I think there are a number of factors which are behind this change of guard on the by the Trudeau government on the Khalistani terror groups, as seen by the recent arrests. I think he is responding now to the pressures which are coming upon him. I think internally, Justin Trudeau, the Prime Minister, has been increasingly unpopular because not only because of his pro-Khalistani sort of stand, because of vote bank politics, but also there is a greater incidence of drug-related crime linked to Khalistani groups within his own political party, that his anti-India stand or the pro-Khalistani stand is not really paying off. And Canada is getting flack both internally and internationally for this position. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में रूसी भारतीय व्यापार मंच के पूर्ण सत्र में भाग लेने भारत आए रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मिलकर खुशी हुई। ये देखकर खुशी हुई कि दोनों पक्षों की टीमें भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी हालिया यात्राओं और बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। संसदीय चुनाव में जीत के बाद डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के अगले प्रधानमंत्री होंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पराजय स्वीकार कर ली है। रविवार को मॉरिशस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पीएम मोदी ने संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर डॉक्टर नवीन रामगुलाम को शुभकामनाएं दी और उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने मित्र डॉक्टर नवीन रामगुलाम से गर्मजोशी से बातचीत की और उन्हें ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैंने मॉरिशस का नेतृत्व करने में उनकी सफलता की कामना की और भारत आने का निमंत्रण दिया। हमारी विशेष और अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा है। बीस नवंबर से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी शुरू होने जा रहा है। सिनेमा के इस जश्न में दुनिया भर से लगेगा सिने प्रेमियों का जमावड़ा।
55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के साथ साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, संस्कृति व रचनात्मकता का उत्सव मनाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। इफी का 55वां अंक और भी शानदार होने जा रहा है। Our festival is one of the largest festival in the international level. Our IFFI, you can compare with Cannes or some other festival. More than Cannes festival, you are getting here Atmanirbhar Bharat. So we are our Prime Minister's vision. What facilities you need the international level, the same facilities we are giving in the IFFI at Goa. फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ 55वां इफी उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा। ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इफी का आगाज ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन से होगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात निर्देशक फिलिप नॉयस को। Festival being called as the sub themes as future is now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. We had more than 1676 submissions coming in from 101 countries. Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस, चर्चाएं और वर्कशॉप्स के साथ ही इफी फिएस्टा के रूप में सिने प्रेमियों को मिलेगा एक शानदार अनुभव। इस बार का भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाकई बेहद शानदार होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 भारत के युवाओं को इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें एक मौका दिया जाएगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। इफी में इस बार भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इस बार कई नई पहल देखने को मिलेंगी। भारतीय सिनेमा में उभरती आवाज़ों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी की होगी शुरुआत, तो वहीं भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का जश्न भी मनेगा। भारतीय पैनोरमा खंड में इस बार 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। पैनोरमा की उद्घाटन फिल्म के रूप में रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया गया है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत हर्ष सांगानी निर्देशित घर जैसा कुछ लद्दाखी फिल्म से होगी। फेस्टिवल निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली है विख्यात निर्देशक शेखर कपूर ने। ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। इस बार भारतीय सिनेमा में उभरती आवाजों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की शुरुआत हुई है। भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाने के लिए 4 महान हस्तियों, अभिनेता व निर्देशक राज कपूर, निर्देशक तपन सिन्हा, तेलुगु फिल्म आइकन अक्किनेनी नागेश्वर राव और गायक मोहम्मद रफी को सेंचुरी ट्रिब्यूट दिया जाएगा। NFAI और NFDC द्वारा रिस्टोर्ड क्लासिक फिल्मों को इफी में स्क्रीन किया जाएगा। 4 centenary dedicated films which have been restored by the NFDC, NFAI under the National Film Heritage Mission from the reels, and they have been digitized and restored meticulously. They'll be played in the festival, and there'll be 3 more films from the NFHM which have been restored. 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए इस बार देश भर से चुने 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। NFDC फिल्म बाजार का 18वां संस्करण फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। इफी 2024 पहुंच और समावेशन पर जोर देने के साथ उद्योग कार्यशालाओं की एक बड़ी श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। भारतीय फिल्म उद्योग आज वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इफी अब एक उत्सव से कहीं अधिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भारत की उभरती भूमिका का प्रदर्शन है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भारतीय वायुसेना ने आगरा के वायुसेना स्टेशन पर C-259 मालवाहक विमान के लिए देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। इस केंद्र का शुभारंभ भारतीय वायुसेना के मध्य कमान के एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया। ये केंद्र वायुसेना के पायलटों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे C-259 विमान की संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। अगले सप्ताह से इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस सेंटर में स्थापित C-259 फुल मोशन सिमुलेटर FMS पायलटों को विभिन्न मिशनों जैसे तात्कालिक स्थानांतरण, पैराट्रूपिंग, चिकित्सा निकासी और आपदा राहत जैसी परिस्थितियों का प्रशिक्षण देगा। ये सिमुलेटर पायलटों को एक वास्तविक युद्ध परिस्थिति का अनुभव प्रदान करेगा, जिससे वो युद्ध जैसी स्थितियों में तत्पर रह सकेंगे। इस सिमुलेटर की मदद से पायलट उच्च खतरे वाली परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जिससे वायुसेना की उड़ान सुरक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा सिमुलेटर के उपयोग से पायलटों की प्रशिक्षण प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा, जिससे विमान पर उड़ान भरने के समय की बचत होगी। इस अत्याधुनिक सिमुलेटर के उद्घाटन से भारतीय वायुसेना की C-259 विमान बेड़े की ऑपरेशनल क्षमता में भी सुधार होगा, जिससे उन्नत युद्धक अभियानों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा। C-295 एयरक्राफ्ट अपनी बेड़े में शामिल किया है, जो कि बड़ौदा में बनाया जाएगा। उसका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, जिसमें हम पायलट की, इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके अंदर अलग अलग तरह के सिमुलेटर लगे हैं। एक तो पायलट को सिखाने का सिमुलेटर लगा हुआ है, और इंजीनियर्स के लिए भी एक सिमुलेटर है, और मेंटेनर्स के लिए भी एक सिमुलेटर है, जिससे कि ट्रेनिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। और सारे लोगों का एक साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम असली जहाज़ में नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी की गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गौरीगंज से अयोध्या धाम तक पैदल यात्रा शुरू की है। राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में करीब 15,000 से अधिक राम भक्त अयोध्या दर्शन के लिए पैदल रवाना हो गए। यात्रा का शुभारंभ संतों के वैदिक मंत्रोच्चार, संतों के आशीर्वाद के साथ किया गया। 108 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या जनपद से गुजरेगी। राजनीतिक कारणों से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा न ले पाने से क्षुब्ध और समाजवादी पार्टी के कुछ एक नेताओं द्वारा सनातन विरोधी बयानों की कड़ी निंदा कर चुके विधायक राकेश सिंह का कहना है कि सनातन विरोधी मानसिकता को सचेत करने के लिए ये पदयात्रा की जा रही है। मैंने इस यात्रा में सम्मिलित होकर सभी अपने जनपद और अपनी विधानसभा के राम भक्तों को आशीर्वाद देने का उनसे आह्वान किया, उनसे आग्रह किया, और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मेरा भाव, मेरा आशीर्वाद इस यात्रा के साथ है। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक बाद में हुआ हूँ, आप पत्रकार बाद में हुए हैं। पहले आप एक माँ बाप के बेटे हैं, पहले आप एक सनातन परिवार में पैदा हुए हैं, पहले एक हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, और जब आप पैदा हुए हैं तो बहुत धीरे से आपके कान में राम नाम कहा गया है। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बलों का 9वां अभ्यास गरुड़ शक्ति का अभ्यास इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहा है। इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशियाई दल का प्रतिनिधित्व कोपासस के सैनिक कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को विकसित करना व सामरिक सैन्य अभ्यासों और चर्चाओं के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। बिहार में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ दमदार शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-0 से हरा दिया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन मंगलवार से शुरू हो रहे कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करते हुए फॉर्म में लौटने का प्रयास करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने आखिरी 2 क्लासिकल दौर में शानदार प्रदर्शन करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब जीत लिया।
जबकि ग्रैंड मास्टर्स वी प्रणव पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहकर चैलेंजर्स खिताब के हकदार बने। मास्टर्स वर्ग में शीर्ष स्थान के लिए त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें अरविंद ने ग्रैंड मास्टर लेवोन अरोनियन को पहले ब्लिज प्लेऑफ में हराया। इसके बाद काले मोहरों से खेलते हुए दूसरा मुकाबला ड्रॉ खेला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।